हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सके कल के दिन, मार्केट की नियत और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी आउट करेंगे। एंड साथ ही साथ कल के दिन होने वाली एक एसएमई कंपनी आर्मर्ड सिक्योरिटी की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन एंड आईपीओ की रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पॉइंट जो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले, उसे स्टडी आउट करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले तीन तीन आईपीओ की लिस्टिंग, जिसमें से एक तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा आईपीओ रहने वाला है मेनलाइन, जो होने वाला है भारत कोकिंग कोल का, और बाकी दो रहेंगे एसएमई आईपीओ। तो इन दोनों एसएमई आईपीओ और एक मेनलाइन आईपीओ में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, उसे स्टडी आउट करेंगे। एंड साथ ही साथ क्या चल रहा है सभी आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी, उसे भी हम चेकआउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआई ने 3900 करोड़ की बाइंग करी थी, वहीं पर एफआईए ने 4300 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में सेलिंग साइड का फिगर होने वाला है, बट इतना मेजर फिगर नहीं है। बट एफआईए की रेगुलरली सेलिंग अब हमारे लिए फिर से दिक्कत वाला पॉइंट बना हुआ है। बात करते हैं अगर हम हमारे आईपीओ वाले पार्ट की, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन होने वाली है आर्मर्ड सिक्योरिटी इंडिया आईपीओ की क्लोजिंग, बट उसके नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि ट्यूसडे के दिन होने वाली है एडिटास विनाइल एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग। मतलब कि ये जो दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, वहां पर जितना ही फंड्स हमारे पास अवेलेबल होने वाला है इन दोनों आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब लेट्स से कि मेरे पास जितना ही फंड था मैंने कल के दिन आर्मर्ड सिक्योरिटी इंडिया में लगा दिया, और उसके नेक्स्ट डे पर अगर मुझे एडिटास विनाइल आईपीओ को स्टडी करना हुआ और मेरे पास फंड नहीं होने की वजह से मैं उस आईपीओ को स्टडी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वहां पर आर्मर्ड सिक्योरिटी इंडिया वाला पैसा मेरा तब तक फ्री नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन दोनों की रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। रैंकिंग वाइज एडिटास विनाइल सेकंड रैंकिंग पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक मेजर इशू प्रमोटर की होल्डिंग का भी रहने वाला है, जो काफी ज्यादा कम रह जाएगी, अराउंड 28% के करीब की। एंड आर्मर्ड सिक्योरिटी इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पर आ जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वहां पर जितना भी पैसा हमारा इंडो एसएमसी, जीआरई, न्यू इंडियाटेक, नरमा देश ब्रास इंडस्ट्रीज या फिर अमागी मीडिया लैब्स में लगा है, ये वाले की अलॉटमेंट मंडे की रात को आएगी, और ये वाला पैसा हमारा मंडे की रात के बाद फ्री होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम एडिटास विनाइल में लगा सकते हैं। बट आर्मर्ड सिक्योरिटी इंडिया में ये पैसा नहीं लगेगा। बट अगर मैं आर्मर्ड सिक्योरिटी आईपीओ मेरे पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मार्केट के मोड को ध्यान में रखते हुए मैं इजिली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि क्वालिफाइड का भी इसमें पोर्शन 1% से कम का देखने को मिला है, जो मेरे लिए एक पॉइंट काफी है इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए। बट आप लोग क्या करने वाले इस आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बात करते हैं कल के दिन होने वाली भारत कोकिंग कोल आईपीओ की लिस्टिंग। अगर मैं सबसे पहले इसी आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, देखो इस आईपीओ में मेरा तो मूड हो चुका है काफी ज्यादा खराब, क्योंकि यहाँ पर ना ही शेयर होल्डर कैटेगरी, ना ही बिग एचएनआई, ना ही रिटेल, किसी में भी ये आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा लॉट्स लगाए थे अपने हर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के अकाउंट से। बट एनीवे नहीं मिला तो नहीं मिला, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे दो माइंडसेट आ जाते हैं। यहाँ पर पहला माइंडसेट आता है लॉन्ग टर्म का माइंडसेट, दूसरा आ जाता है लिस्टिंग गेन का माइंडसेट। अब आपने किस माइंडसेट के अकॉर्डिंग लगाया वो आपको मालूम है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहां पर तो देखो कोई लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती नहीं है, वहां पर तो हमारा टाइम पीरियड 3 से 5 ईयर का होता है, जहां पर हम बाय फोल्ड एंड फॉरगेट की सिचुएशन में डालकर भूल जाते हैं। जहां पर ये जो कंपनी होने वाली है वहां पर हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी आता रहेगा, ये हमारे पास एक एडिशनल टाइप ऑफ इनकम हो जाती है। अगर हमारे पास अननेसेसरी पैसा है तो हम वहां पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बात करते हैं लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो 50% क्वांटिटी को तो मैं इमीडिएट बुक कर लेता जैसे ये आईपीओ ओपन होता, और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को मैं पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। बट जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स। और अगर हम बात करते हैं अब एसएमई आईपीओ की, चाहे वो डेफरेल टेक्नोलॉजीज हो या फिर अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स हो, यहाँ पर मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। बट अगर ये दोनों ही एसएमई आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है, कि जैसे कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर प्री ऑर्डर में ही अपना ऑर्डर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है लिस्टिंग लेने का, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगे किसी को भी नहीं मालूम। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमारे मजे ही मजे होते हैं, बट अगर वहां पर लोअर सर्किट लग जाए फिर हमें वहां पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और काफी बार तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ,
ये मेरी किसी भी एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किए हैं। बट आप लोग कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ की जीएमपी की बात करते हैं तो वहां पर भारत कोकिंग कोल का 54% का, डेफरल टेक्नोलॉजीज 23% का, अवान्ना इलेक्ट्रो सिस्टम 20% का, जीआरई न्यू इनरटेक 5.7% का, इंडो एसएमसी 16% का, नर्मादिस ब्रास इंडस्ट्री 0% का, मागी मीडिया लैब्स 5% का, आर्मर सिक्योरिटी 7% का, एरिटास विनाइल 19% का, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज 8% का, डिजिलॉजिक 0% का, केआरएम आयुर्वेदा 14% का, शोयना इंजीनियरिंग 0% का। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की रिक्वायरमेंट है या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर, एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोग हमारे थ्रू एसआईपी वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। मार्केट की बात करते हैं, जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई 25,900 हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा और मार्केट खुलती है और वहां पर जाती है और हमारे रेजिस्टेंस से क्या ही रिवर्सल आता है और वहां पर एक हमारे लिए एक अच्छी सी प्यारी सी मूव देखने को मिल चुकी थी। अब अगर हम इसे डेली कैंडल चार्ट पर जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो मार्केट अब अपनी 50 एंड 100 की मूविंग एवरेज के बीच में टाइम पास कर रहा है। 100 की मूविंग एवरेज काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, तो यहाँ पर जब भी ये एवरेज टूटेगी तो हमें नीचे की मूव देखने को मिल सकती है और मेजर मूव हमें जहां पर जो इसने बॉटम बनाया था एक बार के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, अगर ये लेवल नीचे की साइड करता है तो वहां पर हमें 25,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो मान ले पास 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करते हुए हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 50 की मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 20 की मूविंग एवरेज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 50 पॉइंट की रेंज है, तो 25,950 हमें एक तरीके से मेजर रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम इमीडिएट बेसिस पर बात करते हैं 25,600 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो वहां पर हमें 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 25,450 का लेवल अगर नीचे की साइड कटता है तो वहां पर हमें और भी नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड 25,900 हमारे पास पहला डिस्टेंस रहेगा, बट हमने जो जहां पर राउंड ऑफ में लेवल निकाला है 25,950 का निकाला है, इसके ऊपर जाकर ही हम मार्केट में ऊपर की साइड के लिए थोड़ा सा बुलिश हो पाएंगे। एनीवे अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।